तो वीडियो की शुरुआत होती है, वो मार्क्स वाला बंदा अपना ऑरा निकाल रहा होता है। इसे देखकर मीमोंग हंसते हुए कहती है तुम ऐसा करने के लिए आजाद हो, अगर तुम कर सकते हो तो वो है। इसे सुनकर होजुन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड में ऑरा डालते हुए कहता है मैं मुरोंग जिन हूँ, मुरोंग फैमिली का सबसे बड़ा डिसाइपल। अगर तुम मुरोंग फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पास से गुजरना होगा। तो वो मार्क्स वाला आदमी उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है स्वॉर्ड क्यों आई? तो मीमोंग उसे देखते हुए मन में कहती है क्या ब्रदर इस लेवल तक कब पहुंचे? वो मार्क्स वाला आदमी आगे कहता है सिर्फ अपने कंप्लीशमेंट के कारण खुद को बहुत आगे मत बढ़ाओ, जियांगो में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो होजुन मुस्कुराते हुए कहता है बेशक वो हैं, और अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम उन लोगों में से एक हो तो मैं इस चैलेंज को ग्लैडली एक्सेप्ट करूंगा। तो वो मार्क्स वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है हालांकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा लेकिन अभी अच्छा समय नहीं है, तुमने आज जो कहा मैं उसे नहीं भूलूंगा। इसे सुनकर होजुन को कुछ समझ नहीं आता तो हंसते हुए कहता है क्या वो लाइन बहुत घिसी पिटी है। और देखते कि वो मार्क्स वाले लोग जाने लगते हैं तो होजुन कहता है ऑल्सो पिछली बार मुझे बहुत मजा आया मिस। इसे सुनकर तो वो मार्क्स वाले लड़के एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर वापस नॉर्मल होकर वापस जाने लगती है। और देखते कि सोल्टरी स्वॉर्डमैन भी खड़ा होता है और ग्रेट व्हाइट सर के एक डिसाइपल कहता है ग्रेट मास्टर तुम लोग जा रहे हो, तुमने अपना वादा अब तक पूरा नहीं किया। वो इतना बोल ही रहा होता है कि वो मार्क्स वाली लड़की उसके ऊपर एक अटैक कर देती है और उस अटैक से उस आदमी के गाल पे छोटा सा कट लग जाता है। तो वो आदमी हैरान होता है और वो मार्क्स वाली लड़की गुस्से में कहती है अपना बकवास बंद करो, तुम्हारा ग्रेट व्हाइट सेक्ट एक कमजोर सेक्ट है जिसे हम खत्म कर सकते हैं। इतना कहके वो लोग चले ही जाते हैं और उस आदमी जिसके गाल पे कट लगा होता है उसका साथी बोलता है सीनियर ब्रदर मुझे लगता है कि अब हमें चले ही जाना चाहिए। तो वो आदमी अपने चोट पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है। और देखते हैं ग्रेट व्हाइट सेट के दोनों लोग चले जाते हैं और सॉलिटरी स्वॉर्डमैन इन तीनों को देख रहा होता है। उसके बाद जिन अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है तुम ठीक हो? तो डॉग गोरेंग कहता है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तुम्हारी जांच में कोऑपरेट करने का कोई इरादा नहीं है, भले ही तुम मुरी मेलायंस हो या कोई और जिन मन में कहता है लानत है, भले ही वो थकावट से गिरने वाला हो उसकी आंखों में अभी भी मर्डरस लुक है। और मीमोंग उससे कहते हैं हम लोग मुरोंग फैमिली से हैं। तो डॉग गोरेंग कहता है मुझे पता है। तो मीमोंग कहते तो नहीं तुम कुछ नहीं जानते, हमें भी एक लेटर मिला है हेवन से दूर अज़ूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर का लेटर। इसे सुनकर डॉग गोरेंग हैरानी से उसकी ओर देख रहा होता है और वो आगे कहते हैं इसलिए प्लीज मुझ पर विश्वास करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इसे सुनकर डॉग गोरेंग जिन की ओर देखने लगता है तो जिन भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है। इसे देखकर डॉग गोरेंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या ऐसा है? और मन में कहता है फाइनली, और इतना कहते वो गिर रहा होता है तो जिन आके उसे गिरने से बचा लेता है। मीमोंग उसे देखने लगते हैं क्योंकि डॉग गोरेंग बेहोश हो गया होता है। तो होजुन आते हुए कहते हैं वो कैसा है? तो मीमोंग कहते हैं हमें उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना होगा, अगर हमने देर कर दी तो वो मर जाएगा। तो होजुन कहता है ठीक है चलो उसे क्लिनिक पे ले जाते हैं। वैसे स्कॉलर वुन कहाँ है? तो मीमोंग कहते हैं वो चला गया। तो जिन पूछता है लॉर्ड वुन चले गए? तो मीमोंग कहती है हाँ उसने कहा कि उसे कुछ करना है। तो होजुन कहता है वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज करने के लिए दूसरे काम है, पहले ये मिस टैंग थी और अब स्कॉलर वुन है। और उन्हें देखते हुए मीमोंग मन में कहती है जरा सोच के देखो तो मुरी मेलायंस का रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड वुन के साथ इतना पोलाइट व्यवहार क्यों कर रहा है? सेक्रेटरी के साथ आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। इसके अलावा उसने डॉग गोरेंग को क्यों छोड़ दिया? और होजुन से कहते हैं चलो चलते हैं। तो होजुन कहता है मैं लीड करूंगा तुम फॉलो करो। उसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो एक जगह पे आया हुआ होता है। वो आगे चल रहा होता है कि उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उसे कहता है तुम यहाँ हो? तो एमसी कहता है मेरा नाम वो नहीं है, आपने मुझे बुलाया सीनियर? तो वो बूढ़ा आदमी मुड़ के कहता है हाँ मैंने बुलाया, और थोड़ा डराते हुए कहता है तो क्या तुम मुझसे नहीं डरते? तो एमसी कहता है मुझे क्यों डरना चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है वैसे ये पॉइजन किंग है। और वो कहता है मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन मॉन्क और स्वॉर्ड सिंह ने तुम पे इंटरेस्ट क्यों दिखाया। इतना कहकर वो अपने पैरों से पॉइजन बाहर निकालने लगता है। इसे देखकर एमसी मन में कहता है वो घास। और देखते हैं पॉइजन किंग को जो अपने शरीर में से और भी ज्यादा पॉइजन निकाल रहा होता है और एमसी मन में कहता है वो घास तेजी से मुरझा रहे हैं। और देखते हैं पॉइजन किंग थोड़ा आगे आता है और एमसी से कहता है चाहे वो मौत हो या जिंदगी उन सब पर मुझे ऑर्डर देना है। जो जिंदगी बचाता है वो दवा है और जो मारता है वो जहर है। आखिर में दवा और जहर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मुझे मेडिसिन गॉड और पॉइजन गॉड दोनों बनाता है। और एमसी से देखते हुए मन में कहता है ये आदमी डिवाइन मॉन्क ने जिन 5 सेज के बारे में बात की थी उनमें से दोनों मेडिसिन गॉड और टैंक परिवार के पॉइजन गॉड हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम कैसे हो, क्या तुम मेरे लिए जहर हो या दवा? तो एमसी कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वो मेडिसिन गॉड कहता है मुरी मेलायंस डिवाइन मॉन्क का सबसे बड़ा जुनून है, उन्होंने मुरी मेलायंस को छोड़कर सब कुछ त्याग दिया। ली जियोमहक शॉर्डमैनशिप के शिखर से ऑब्सेस्ड है, उस तक पहुंचने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्योंकि वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है इसीलिए वो इसका इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और एमसी को देखते जो मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया हर तरफ से मुझ पर दबाव डाल रही है। मेडिसिन गॉड आगे कहता है मैं टैंक फैमिली के लिए ऑब्सेस्ड हूँ। और देखते हैं एमसी कुछ देख के हैरान हो जाता है और देखते हैं कि मेडिसिन गॉड अपना ऑरा इंटेंसली निकाल रहा होता है। एमसी से देख के मन में कहता है अनबिलीवेबल, और ये सोचना कि वो जहर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, वो इतनी पावरफुल ऑरा छोड़ रहा है कि घास मुरझा रही है और मर रही है। और वो मेडिसिन गॉड बैडास तरीके से कहता है अगर तुम कसम खाते हो कि तुम टैंक परिवार को दुनिया का सबसे पावरफुल फैमिली बना दोगे तो मैं तुम्हें पूरा वर्ल्ड दूंगा। और हम एमसी को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा होता। तो एमसी कहता है मुझे लगता है कि आपने गलत आदमी चुना है, मैंने कभी भी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनने के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैं इसके लिए काबिल हूँ।
तो वो पॉइजन कोड कहता है अच्छा ऐसा है। इतना कह के वो एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है मैं अपनी आंखों से पक्का करूंगा तुम सच बोल रहे हो या नहीं। और देखते इतना कह के वो अपने हाथों में थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और वो उस एनर्जी से एक तितली बनाता है। एमसी से देख के हैरान होता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी से तितली बनाई होती है। फिर वो उस तितली को हवा में छोड़ देता है जो एमसी के सामने जाकर एकदम से बड़ी हो जाती है और वो एमसी के पास आके एकदम से स्वॉर्ड का रूप ले लेती है। एमसी भी इसे देखकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हवा में एक स्लैश मार देता है। इस स्लैश से तितली के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो दूर से भी देखा जा सकता है। इस धमाके का प्रेशर इतना ज्यादा तेज होता है कि एमसी को भी परेशानी हो रही होती है और देखते मेडिसिन को आराम से खड़ा होता है और जैसे ही वो प्रेशर खत्म होता है एमसी पीछे की ओर देखता है और देखता है कि पीछे का पूरा एरिया तबाह हो गया होता है। तभी मेडिसिन गॉड कहता है बुलियोंग चालाक है और मैं भी, ली जियोमक भी चालाक है और मैं भी। इससे एमसी को कुछ समझ नहीं आता। मेडिसिन कोड आगे कहता है तुम वो पहले इंसान हो जो 30 सालों में मेरे हेवनली फ्रेग्रेंस बटरफ्लाई से बचने में कामयाब रहे। भले ही मैंने उसकी पावर कम कर दी थी और फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे गलत आदमी मिल गया है। तो एमसी कहता है हाँ मैंने कहा था क्योंकि मुझे दुनिया नहीं चाहिए। तो मेडिसिन कोड एमसी को घूरने लगता है और एमसी अपने हाथों को घूरते हुए कहता है पास्ट में मैंने एक बार सोचा था कि दुनिया मेरे हाथों में है लेकिन वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। फिर भी ये बुरा समय नहीं था। मैं उन लोगों से मिला जिनकी मुझे परवाह थी और मुझे अपना रास्ता मिल गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे वर्ल्ड चाहिए बल्कि मैं दुनिया के साथ एक होना चाहता हूँ। तभी मेडिसिन गॉड कहता है कितना बचकाना है। अगर तुम दुनिया के साथ एक होना चाहते हो तो भी लोग तुम्हारे पावर के कारण तुमसे डरेंगे। कुछ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे। मुरीम कर्मा का एक प्रिजन है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर तुम इसके मालिक नहीं बनते तो ये तुम्हें निगल जाएगा और फिर भी तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम दुनिया के साथ रहोगे। तो एमसी भी थोड़ा सीरियस होकर कहता है भले ही तुम मुझ पर विश्वास ना करो लेकिन ये सच है। मैं विश्वास नहीं करता ये कोई भी कभी भी वर्ल्ड का रूलर हो सकता है और इसीलिए मैं इसके साथ रहूंगा। तो मेडिसिन गॉड कहता है एक और बेवकूफी भरा आंसर। फिर भी मैं हैरान हूँ कि क्या यही बात तुम्हें दुनिया से अलग करती है। और आसमान की ओर देखने लगता है फिर एकदम से मुड़ के जाने लगता है और जाते हुए कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुमने अभी जो कहा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम तैयार हो। एमसी उसे जाता हुआ देख रहा होता है और मन में कहता है जिम्मेदारी लूं? कैसी जिम्मेदारी? और फिर एमसी भी ठंडी सांस छोड़ता है और आसमान की ओर देखता है। फिर कहता है हाँ ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और फिर झंझट में फंस गया हूँ। और फिर एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कई लोग लड़ रहे होते हैं और देखते कि पायरेट्स का वाइस लीडर चिल्लाते हुए कहता है क्या बकवास है, तुम लोग टिके रहो, तुम लोग लड़ते रहो, हमें बस थोड़ी देर और टिकने की जरूरत है। और गुस्सा होते हुए मन में कहता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तभी उसके पीछे जो साथी खड़ा होता है उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। इसे देखकर वाइस लीडर बहुत डर जाता है। तभी एक लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन वो बच जाता है। शायद इसका नाम बियोंग नामगोंग है, मैं भूल गया। तभी वो लड़की कुछ देख के मन में कहते हैं क्या, और देखते कि वाइस लीडर उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा होता है और मन में कहता है ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये नामगोंग फैमिली के एलाइट्स में से एक है, मुझे पीछे हटना होगा। इतना सोचने के बाद वो उसे धक्का देके भाग जाता है और वो इसे देखकर गुस्सा होती है और मन में कहती है आखिर क्या बात है। वो अपने आदमियों को अपनी बात पर अड़े रहने के लिए कहकर खुद भाग गया और दूसरे पैरेट्स को मारते हुए कहते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी एक पैरेट उसके अटैक को रोक लेता है। इसे देखकर वो भी हैरान होती है और तभी तीनों पैरेट्स ने उसे घेर लिया होता है। तभी वो जंप लगा के उनके पीछे चल जाती है और एक अटैक करके एक आदमी को मार देती है। बाकी दोनों उसके ओर हमला करने आ रहे होते हैं लेकिन तभी वो उन दोनों को भी मार देती है और मन में कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो समय निकालने के लिए रुक रहे हैं। जैसे ही हम कोई ओपनिंग दिखाएंगे इंपीरियल हेवन स्क्वाड हम पर हमला कर सकते हैं। जिस तरह से पायरेट्स डर रहे हैं ये मुझे एक चिड़चिड़े झुंड की तुलना में एक जुड़े हुए सेना की ज्यादा याद दिलाता है। दूसरी ओर नामगोंग फैमिली सामने की ओर से हमला करने में जोर दे रही है। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने मार्शल एबिलिटी पर भरोसा है। लेकिन क्या ये बहुत आसान नहीं है? हाँ नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और तभी एक डिसाइपल आते हुए कहता है तुम अपना सिर क्यों हिला रही हो जूनियर सिस्टर? क्या तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारा टारगेट भाग गया? खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, तुम्हें बेफालतू की जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये होता है नामगोंग फैमिली का डिसाइपल युंग नामगोंग। तो बियोंग कहते हैं नामगोंग फैमिली के डिसाइपल के रूप में ये बहुत स्वाभाविक है, आखिरकार प्रिविलेज में जिम्मेदारी भी शामिल है। तो यून कहता है वो अच्छा ऐसा है। और फिर वो दोनों बैंडिट्स को मारने लगते हैं। तो यून कहता है तुम्हें ये बात नामगोंग फैमिली के टॉप पर बैठे उन बुढ़े लोगों को बतानी चाहिए। तो बियोंग कहती है क्या उन्हें वैसे ही छोड़ देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा जैसे वो हैं सीनियर ब्रदर? तो वो कहता है हाँ तुम ठीक कर रही हो, ये मेरे लिए बुरा होगा अगर वो अचानक से तुम पर इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। तो बियोंग भी हंसते हुए कहते हैं अगर आप मेरा फेवर चाहते हैं तो क्या मैं अगला शिकार आपके लिए छोड़ सकती हूँ? तो यून कहता है अगला शिकार? ओह तो तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी जो सामने ऑर्डर दे रहा है। तो यून भागते हुए जा रहा होता है और कहता है अगर ये टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप के ली सियोंग के लिए है तो मैं ये खुशी से करूंगा। और फिर वो आगे जाकर उन सभी पे हमला करना शुरू कर देता है और पायरेट्स कह रहे होते हैं उसे रोको, उसे रोको। और फिर देखते हैं बियोन अपने शॉर्ट को टाइट पकड़ते हुए मन में कहती है टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप ली सियोन उन्होंने कहा। तभी वो भागते हुए उन पायरेट्स के पीछे चली जाती है और वो ठीक उसके पीछे पहुंच जाते हैं जो ऑर्डर दे रहा होता है और उसे मारते हुए मन में कहती है एक दिन मैं डेफिनेटली टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप के ली सियोन को बदल दूंगी ली सियोन के टाइगर रॉक मर्चेंट ग्रुप में।